इस बैग को देखिए और मुझे बताइए कि इस बैग को खरीदने के लिए आप कितने पैसे दोगे। हाँ, ये बैग फटा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि आप पैसे कितने दोगे। 500 रुपए भी नहीं। एग्जैक्टली मैंने भी यही सोचा था, लेकिन इस बैग का प्राइस $15,917 है, यानी करीबन 12,73,360 रुपए। ये बैग इसलिए महंगा है क्योंकि इसमें ये लोगो लगा है LV यानी लुई वुइटन, जो कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। और हाँ, अगर आप इस ब्रांड के जूते पहन लेते हो तो शायद करीना कपूर भी आपको नोटिस कर ले, जैसे कि कपिल शर्मा के शो में उन्होंने इन सेलिब्रिटीज के जूते नोटिस किए थे। आज सबसे महंगे जूते अक्षय सर के। आपके भी कम नहीं है, वो प्राडा के, वो लुई वुइटन के। हाँ बस ऐसे ही हम देख रहे हैं, नजर एक आंख इधर एक आंख उधर है। ओके, तो ये ब्रांड लुई वुइटन ओन करते हैं मिस्टर बर्नार्ड आर्नोल्ड, और इनके पास अभी $211 बिलियन है। और जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान है। ये इतना ज्यादा है कि ये लुई वुइटन कौन थे और ये ब्रांड बर्नार्ड के हाथ में कैसे पहुंचा। देखिए, लुई वुइटन 1821 में फ्रांस के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे जिसका नाम था अंचे। इस गांव में कोई बिजली वगैरह नहीं थी। लुई के डैड एक किसान थे और माँ टोपियां सिलती थी। लुई की बहुत ही कम स्कूलिंग हुई क्योंकि उनका मैक्सिमम टाइम अपने डैड के साथ खेतों में ही जाता था ताकि ये लोग 2 वक्त का खाना खा सके। लुई जब 10 साल के ही थे तो उनकी माँ की डेथ हो गई और उनके डैड ने दूसरी शादी कर ली। लुई को ये अच्छा नहीं लगा और 13 साल की उम्र में ही वो घर से भाग गए। उनका प्लान था कि पेरिस जाएंगे और वहां जाके वो एक बड़े आदमी बनेंगे, पर पेरिस उनके गांव से 200 किलोमीटर दूर था और उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी खाने के लिए भी। लुई को रास्ते में जो भी जॉब मिली वो करते रहे और एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि एक कारीगर ने उन्हें नौकरी दे दी। वहां पर लुई ने लकड़ी, कपड़े और मेटल जैसी चीजों के साथ काम करना सीखा और इसी स्किल से लुई फ्यूचर में लुई वुइटन का पहला प्रोडक्ट बनाने वाले थे। लुई को फिर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली। 1851 में एम्प्रेस ऑफ फ्रांस ने लुई को अपने ट्रेवल के लिए सूटकेस बनाने को दिया। लुई के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसे अमीर लोगों के साथ, रॉयल्टी के साथ काम करने का मौका मिला था। 33 की एज में मिस्टर लुई वुइटन ने शादी कर ली और पेरिस में उन्होंने एक दुकान खोली। उस वक्त पर मार्केट में 2 चीजें चल रही थी जिसका मिस्टर लुई वुइटन को बहुत फायदा हुआ। पहला था रेलवेज में तरक्की, जिसका मतलब था कि अब ज्यादा लोग रेलवेज में ट्रेवल करेंगे और अगर ज्यादा लोग रेलवेज में ट्रेवल करेंगे तो वो लुई वुइटन का सूटकेस भी यूज करेंगे। दूसरी चीज ये थी कि उस वक्त जितने भी सूटकेसेस थे वो ऊपर से डोम शेप के थे, यानी 2 सूटकेसेस को एक के ऊपर एक नहीं रखा जा सकता था। लेकिन मिस्टर लुई वुइटन के डिजाइन किए हुए सूट्स वो फ्लैट थे, यानी एक के ऊपर एक आप जितने चाहे सूटकेसेस रख सकते हैं, मीनिंग ट्रेवल में आसान। लुई के सूटकेसेस अब बहुत बिक रहे थे क्योंकि वो हाई क्वालिटी के भी थे। लेकिन फिर स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर 1 और लुई को अपनी दुकान छोड़ के शेल्टर्स में छुपना पड़ा। जब 4 साल के बाद वो अपनी दुकान में आए तो सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन लुई ने बिना टाइम वेस्ट किए नई लोकेशन में दुकान खोली जहां ज्यादा कस्टमर्स आ सकते थे और 70 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। जी हाँ, लुई इस कंपनी को बस एक दुकान तक ही एक्सपैंड कर पाए थे। उसके बाद ये बिजनेस उनके बेटे जॉर्ज वुइटन के पास चला गया। लुई के एग्जिस्टिंग फ्लैट सूटकेस में एक और चीज जॉर्ज ने ऐड करी और वो था एक अनब्रेकेबल लॉक। और ये इसलिए था ताकि लोग ट्रेवल करते वक्त कीमती सामान भी ट्रेन से ले जा पाए और चोरों से ये सिक्योर रहे। जॉर्ज ने एक और चीज नोटिस की कि उस वक्त एक कोको शनेल नाम की लड़की नए नए लग्जरी प्रोडक्ट्स ला रही थी, जैसे कि परफ्यूम और हैंडबैग एक्सेट्रा। जॉर्ज ने सोचा कि क्यों ना सूटकेस के साथ साथ हम भी हैंडबैग्स बनाएं। फिर नोई, स्पीडी जैसे हैंडबैग्स LV ब्रांड ने तैयार किए। इसके अलावा LV का साइन भी जॉर्ज वुइटन ने ही तैयार किया था। अगर आपको कोको शनेल का नाम सुना सुना लग रहा है तो ये शनेल ब्रांड की मालकिन थी। इनकी भी बहुत अमेजिंग स्टोरी है और इस पर बुक भी लिखी जा चुकी है जो आप हिंदी में गीगल एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं। कोको शनेल के अलावा पंप ब्रांड 1936 में जॉर्ज वुइटन की भी डेथ हो गई और ये बिजनेस पास किया गया जॉर्ज के बेटे गैस्टन वुइटन को। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो गैस्टन वुइटन को फैक्ट्री बंद करके छुपना पड़ा। लेकिन इन पर एलिगेशन है कि बाद में इन्होंने अपना बिजनेस चलाने के लिए नाजी जर्मनी के साथ कोलैबोरेट किया और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यानी पूरे 6 साल तक 1939 से 1945 तक वो अपना बिजनेस पेरिस की सबसे पॉश लोकेशन में चलाते रहे। कंपनी का स्टेटमेंट में ये कहना है कि अगर गैस्टन उस वक्त ये ना करते तो ये ब्रांड कभी सर्वाइव कर ही नहीं पाता। इसके बाद 1970 में गैस्टन की भी डेथ हो गई और इस बिजनेस का कंट्रोल मिला गैस्टन के दामाद हेनरी रैकमेयर को। हेनरी वुइटन फैमिली से अलग थे और उन्हें पहले से काफी बिजनेस एक्सपीरियंस था, इसलिए आते ही उन्होंने कंपनी को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बहुत सी कंट्रीज में इस बिजनेस को एक्सपैंड किया, इवन बहुत सी रिटेल शॉप्स खोली और कंपनी का IPO करवाया, यानी इसे पब्लिक ले गए। IPO से जो पैसे मिले उससे और ज्यादा कंपनी को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए लुई वुइटन ने दूसरी बड़ी लग्जरी अल्कोहल की कंपनी मोए हेनेसी के साथ कोलैबोरेट कर लिया और ये ब्रांड LV से LV इमेज बन गया, यानी लुई वुइटन मोए हेनेसी। के बर्नार्ड आर्नोल्ड जब पैदा हुए थे तो लुई वुइटन की तरह वो गरीब नहीं थे। बर्नार्ड के डैड एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी चलाते थे जिसका नाम था फेरेट सेवेनियर और उनकी मदर को प्यार था डायोर ब्रांड से। 1971 में बर्नार्ड ने फ्रांस के लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद अपने डैड को कन्विंस किया कि वो दोनों मिलकर रियल एस्टेट के कंपनी में फोकस करेंगे। बर्नार्ड के डैड इस चीज के लिए मान गए। बर्नार्ड एक बार अमेरिका काम से आए थे और टैक्सी वाले से बात कर रहे थे। उन्होंने उस टैक्सी ड्राइवर से कहा कि क्या तुम फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम जानते हो? तो उस पर टैक्सी ड्राइवर ने कहा नहीं, मैं प्रेसिडेंट वगैरह का नाम नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैं क्रिश्चियन डायर ब्रांड को जरूर जानता हूँ कि वो फ्रांस का ब्रांड है। ये बर्नार्ड के लिए बहुत बड़ा लेसन था कि जो ब्रांड का नाम है वो एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अब हुआ यह कि फ्रांस में वापस आने पर उन्हें पता चला कि जो क्रिश्चियन डायर की कंपनी है उसका दिवालिया निकलने वाला है
और फ्रेंच गवर्नमेंट उसकी नीलामी तक आते आते बर्नार्ड ने इस कंपनी की दिशा चेंज कर दी। ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई और इस कंपनी ने 1.6 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया। इस समय तक बर्नार्ड गैस्टन वटॉन के दामाद हेनरी रैकमेयर के फ्रेंड बन चुके थे और जब एलवी और इमेज ब्रांड का मर्जर हुआ था तो हेनरी ने तो ये सोच के मर्जर किया था कि इमेज के साथ कंपनी मिला के वो जल्दी से ग्रो करेंगे। लेकिन हेनरी की मोए हेनेसी कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ बन नहीं रही थी। वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने अपने पुराने फ्रेंड बर्नार्ड के बारे में सोचा कि ये सिचुएशन में उनकी हेल्प करेंगे। हेल्प का तो पता नहीं, लेकिन उस वक्त बर्नार्ड एलवीएमएच ब्रांड में बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे और वो इस कंपनी का पूरा कंट्रोल चाहते थे। 1988 में बर्नार्ड ने 1.6 बिलियन डॉलर खर्च करके एक होल्डिंग कंपनी बनाई। इस कंपनी ने धीरे धीरे एलवीएमएच के शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया जो कि पब्लिकली अवेलेबल थे। 24% एलवीएमएच के शेयर्स इस कंपनी ने खरीद लिए। इसके बाद बर्नार्ड ने 600 मिलियन डॉलर और खर्च करके एलवीएमएच के 13.5% शेयर्स और खरीद लिए, जिससे वो पूरी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। जब ये बात हेनरी को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बर्नार्ड के ऊपर केस कर दिया, लेकिन कोर्ट में ये केस बर्नार्ड जीत गए। इसके बाद बर्नार्ड ने कंपनी का एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया और 11 सालों में कंपनी के प्रॉफिट को 5 गुना कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक लग्जरी ब्रांड्स की कंपनी को खरीदना स्टार्ट किया। 1994 में एलवीएमएच ने परफ्यूम फर्म गुरेलेन को खरीदा, 1996 में लो को, फिर मार्क जेकोब्स को, फिर सेफोरा को, फिर थॉमस पिंक को, फिर एमिलियो पुची, फेंडी, DKNY और फिर ला सेमोरिटे। 11 दिसंबर 1999 में न्यूयॉर्क में द मोस्ट फेमस 24 मंजिला एलवीएमएच टावर भी बनाया गया। इतना ही नहीं, बर्नार्ड की नजर इटालियन लेदर कंपनी गुची पर भी पड़ी और उन्होंने छुपके से इसके शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया और 5% तक गुची के शेयर्स खरीद लिए। जैसे ही गुची को इस साजिश का पता चला तो उन्होंने इसे क्रीपी टेकओवर की साजिश कहा। जैसे ही असलियत सबके सामने आई तो बर्नार्ड रुके नहीं, उन्होंने गुची के शेयर्स 34.4% तक खरीद लिए। गुची को फिर एक नई टेक्निक का पता चला कि अगर वो अपने एम्प्लॉइज को और शेयर दे दे तो बर्नार्ड के जो गुची में परसेंटेज की टर्म्स में शेयर है वो कम हो जाएंगे। सितंबर 2001 तक यही चलता रहा। फिर बर्नार्ड ने गुची के सारे शेयर 700 मिलियन डॉलर्स के प्रॉफिट में सेल कर दिए और गुची का सपना छोड़ दिया। एलवीएमएच अभी 70 से भी ज्यादा ब्रांड्स को ओन करता है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग इनके लिए काम करते हैं। बर्नार्ड का मानना है कि अगर इस तरीके का लग्जरी ब्रांड बनाना है तो उनका बिजनेस फैमिली बिजनेस ही होना चाहिए, वरना वो ब्रांड सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी बर्नार्ड के 5 बच्चे हैं 2 पत्नियों से जो उनका सारा बिजनेस संभालते हैं। डेल्फिन आर्नो चेयरमैन और सीईओ हैं क्रिश्चियन डायर की। एलेक्जेंडर आर्नो ईवीपी टिफनी एंड को के चेयरमैन हैं। एंटोइने आर्नो सीईओ हैं क्रिश्चियन डायर एसी के। फ्रेडरिक आर्नो सीईओ हैं टैग ह्यूअर के। जे आर्नो डायरेक्टर हैं लुई वुइटन। इसके साथ जो मुझे लगता है कि 4 जनरेशन लगी इस ब्रांड को खड़ा करने के लिए। लुई वुइटन इस बिजनेस को सिर्फ एक शॉप तक खोल पाए। उनके बेटे जॉर्ज ने उसे थोड़ा सा एक्सपैंड किया, नए प्रोडक्ट्स लाए जैसे कि हैंडबैग्स एक्सेट्रा। फिर गैस्टन आए, उन्होंने थोड़ा और एक्सपैंड किया और फाइनली मेन एक्सपेंशन स्टार्ट हुई हेनरी के टाइम में जब उन्होंने उसे और कंट्रीज में एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। इसके अलावा मैक्सिमम एक्सपेंशन तो बर्नार्ड ने की है और वो कि उन्होंने और ज्यादा कंपनीज को एक्वायर करके। इतना ही नहीं, इनकी स्ट्रैटेजी ये भी है कि वो मिडिल क्लास लोगों के लिए भी कम प्राइस में प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, जैसे कि 500-600 डॉलर्स में, यानी 35-36 हजार। हाँ, ये लोगों के लिए चीप प्राइस ही है और ये इसीलिए है ताकि मिडिल क्लास लोगों के भी मन में डिजायर क्रिएट किया जा सके और फिर बाद में वो भी महंगे लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदें।